नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 10 जनवरी को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 जनवरी की प्रथम पारी में 40 में से 39 हूबहू जीके के सवाल, साथ ही साथ जो रीजनिंग में जीके से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उसमें से 3 सवाल मिले हैं और ये सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं और सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है यहाँ से सवाल जो रिपीट होते हैं रिलेटेड सवाल, तो आपके जरूर फायदा होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट दोनों की मर्ज करके लेट नाइट आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया, कारण ये है कि आज आपकी 10 जनवरी को जो प्रथम पारी में जीके के सवाल पूछे गए वो काफ़ी टफ सवाल थे, तो सवाल मिलने में यहाँ पर टाइम लग गया। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाओगे और आपके सवाल मिस नहीं होंगे। तो इसके लिए 9 वर्ष पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है धमाकेदार ऑफर। 299 रुपये में आपको सभी लगभग 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 प्लस अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें ग्रुप डी की 170 प्लस टेस्ट है, एनटीपीसी के और भी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके ये मॉक टेस्ट है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है जीके का, आज यहाँ पर इकोनॉमिक्स के काफ़ी सवाल ऐड किए गए हैं तो थोड़ा ये टफ शिफ्ट थी और आप कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने सही हो रहे हैं जिन भी कैंडिडेट ने आज एग्जाम दिया है और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो भी बता देना। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये रशिया का रॉकेट है अंगारा, और इससे रिलेटेड जो अंगारा परिवार से बहुत से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो 14 दिसंबर 2020 को अंगारा A5 स्पेस रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। तो ये रशिया इसका करेक्ट हो जाएगा, रशिया की रूसी संघीय अंतरिक्ष अभिकरण के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला सवाल देखिए, बोकोरो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ है? तो जो बोकोरो का स्टील प्लांट है वो स्थापित हुआ है सोवियत संघ रशिया की सहायता से और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ है। इससे पहले पूछा हुआ सवाल है राउरकेला कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो स्टील प्लांट है स्थापित हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है, जो बोकोरो स्टील प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? सोवियत संघ के सहयोग से। और ये हैं दोस्तों जो बोकोरो स्टील प्लांट है और इसकी स्थापना की गई है 1966 में। उद्घाटन जो आधारशिला रखी थी तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोकोरो स्टील प्लांट का आधारशिला रखी थी। और जो बात करूँ 1971 में ये शुरू हो गया था बोकोरो स्टील प्लांट। और ये है कहाँ पर? बोकोरो जो इस्पात संयंत्र है, कारखाना है, तो ये झारखंड में है। मैं बात करूँ भिलाई इस्पात कारखाना की, भिलाई जो स्टील प्लांट हैं ये हैं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और ये इस्पात का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र हो जाएगा, जो कि मुख्यतः भिलाई वाला जो इस्पात कारखाना ये रेलों का उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। इसकी स्थापना भी 1959 में किसके सहयोग से? रशिया के सहयोग से स्थापना की गई है, भिलाई की भी और बोकोरो स्टील प्लांट की भी। अन्य जो इम्पोर्टेंट इस्पात कारखाने हैं जैसे कि दुर्गापुर हो गया तो ये पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला इस्पात कारखाना ये उड़ीसा में हो जाएगा, और फिर इसको इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है, बोकोरो झारखंड में है। और इसको की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको हो जाएगी। और इससे पहले एग्जाम आया हुआ सवाल है कि राउरकेला स्टील प्लांट है ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। अब मैं बात करूं चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है? तो सलेम इस्पात संयंत्र जो तमिलनाडु में है वो चौथी पंचवर्षीय योजना, साथ ही साथ विजयनगर कर्नाटक और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके स्टील प्लांट के। अगला सवाल देखिए, पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य। कहां पर? तो पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ है अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य।
और समझौते के अंतर्गत हैं दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल है उसको त्याग दिया गया था और दलित वर्ग के लिए इस समझौते में आरक्षित सीटों की संख्या जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% आरक्षित कर दी गई थी इस समझौते के तहत, जो कि ये पूना पैक्ट है किनके मध्य, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हुआ था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अर्थ समिट जो पृथ्वी सम्मेलन है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। रियो समिट कहा जाता है, क्योंकि ये जो अर्थ समिट हुआ कहाँ पर था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था जो ब्राज़ील की सिटी है, इसलिए इसे रियो समिट भी बोला जाता है। कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था और इसके अंतर्गत एजेंडा 21 को घोषित किया गया था और ये 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद एक और जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो हुआ है 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का ये आयोजन विश्व के सभी राष्ट्रों को एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने हेतु किया गया है 2002 में। आपको पूछा था जो प्रथम अर्थ समिट हुआ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? रियो समिट हो जाएगा। ये 1992 में ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? सभी को आंसर पता होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ। कामाख्या टेम्पल है दोस्तों असम में है। असम के गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है कामाख्या मंदिर है। तो आज आप सभी स्टूडेंट ने कमेंट में डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश में भी ये टाइटल डालिए, तो इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हो जो भी क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई है? तो IAEA की स्थापना है वो 1957 को हुई थी। 29 जुलाई 1957 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में सदस्य देश 172। अगला सवाल देखिए, शिमला समझौता, एक पूना पैक्ट आ गया और शिमला समझौता आ गया और इससे पहले कल या परसों आया था आपकी ताशकंद वाला। तो ये सभी समझौते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जरूर देख लेना। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किन के मध्य हुआ है? तो शिमला एग्रीमेंट हुआ है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। तो आपको पूछा था इंदिरा गांधी और किन के मध्य है? तो अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और इसमें जो 1971 का भारत पाक युद्ध है उसके बाद भारत के शिमला में ये संधि पर हस्ताक्षर हुआ है शिमला समझौता, इसलिए इसे बोला जाता है। 2019 में कौन सा चक्रवात है? वो थाईलैंड में, थाईलैंड की जो खाड़ी है गल्फ ऑफ थाईलैंड है वहाँ पर 2019 में कौन सा चक्रवात आया था? तो ये साइक्लोन हो जाएगा पाबुक। और इस पाबुक चक्रवात से भारत का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ था? तो अंडमान क्षेत्र को भी प्रभावित किया था पाबुक चक्रवात, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गल्फ ऑफ थाईलैंड से। अगला सवाल देखिए, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कामिनी। जैसे कि जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में है। आज पूछा है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कौन सा रिएक्टर है, तो कामिनी हो जाएगा। कामिनी का मतलब यही है, कलपक्कम का मतलब कलपक्कम, मिनी का मतलब मिनी रिएक्टर। तो ये जो रिसर्च रिएक्टर हैं ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कि कलपक्कम है वहाँ पर है। और ये दोस्तों जो डिज़ाइन और निर्मित किया गया है इस इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के साथ साथ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको निर्मित और डिजाइन किया है। और प्रथम जो परमाणु रिएक्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रथम रिएक्टर है अप्सरा, जो कि कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है? तो ये ट्रॉम्बे कैंपस में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सबसे पहले 1956 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, तानसेन किस संगीत से रिलेटेड है? तो ध्रुपद म्यूजिक हो जाएगा। तो ध्रुपद आपका करेक्ट था ऑप्शन में। तानसेन का बचपन का नाम क्या है? रामतनु है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है या फिर तानसेन समारोह प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? तो ये मकबरा और समारोह ग्वालियर MP में है। नेक्स्ट वन देखिए, 1944 में जो गांधी जी और जिन्ना की जो वार्ता है वो असफल हो गई थी, उस समय कौन सी समिति का गठन हुआ था उनकी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए? तो 1944 में गांधी और जिन्ना की असफल वार्ता के लिए सप्रू कमेटी का गठन किया गया था। तो इस वार्ता के अंतर्गत जो पहले वार्ता असफल हुई थी उसमें गांधी जी ने CR फॉर्मूला है वो प्रपोज किया था, जिन्ना को बताया था इस फॉर्मूले के बारे में जो ऑफर किया था
लेकिन ये जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था CR फॉर्मूला। और उसके बाद ये जो आपकी सप्रू समिति का गठन हुआ क्या था एक्चुअल में कि 9 से 27 सितंबर 1944 तक गांधी जी ने जिन्ना से उनके निवास स्थान पर राजगोपालाचारी योजना के आधार पर समझौते हेतु वार्ता की, किंतु वार्ता असफल रही। और गांधी जिन्ना वार्ता के असफल हो जाने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय निर्दलीय सम्मेलन के तत्वाधान में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति का गठन किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। यहाँ पर कौन सा नहीं, ये पूछा है कि क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को दिया गया है। रामनाथ कोविंद जी को मिला है। पुरस्कार का नाम है टोमिस्लाव किंग टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर। ये हो जाएगा क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि रामनाथ कोविंद को 2019 में दिया गया था। नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ये रिपीट हुआ सवाल, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि जो इंकोस पार हैं इसरो से पहले इसका गठन हुआ था 1962 में। किन्होंने किया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। इसके बाद इसरो का हुआ है 1969 में। अगला सवाल देखिए, एक बुक सा सवाल है, काफ़ी टफ सवाल रहेगा कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। तो ये पूरी पुस्तक का नाम आपको पूछा है तो हो जाएगा आपके जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स हैं, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी के ऑथर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बुक से रिलेटेड आज 3 सवाल लगभग पूछे गए हैं। तो चंद्रकांता पुस्तक के ऑथर कौन है, देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है। तो जो कॉमन स्क्रिप्ट है 9 लैंग्वेज की वो है भारतीय लिपि, उसका नाम है भारतीय लिपि है। इस लिपि में अनेक भारतीय लिपियों का समावेश किया गया है, जैसे कि टोटल 9 लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, हिंदी और मराठी, ये एक देवनागरी स्क्रिप्ट है। फिर बंगाली और तीसरी है पंजाबी गुरुमुखी, और फिर आपकी चौथी गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, और टोटल ये 9वीं मलयालम हो जाएगी। तो इन सभी 9 लिपियों को संयुक्त रूप से जिनका समावेश किया गया है, एक नई लिपि बनाई है वो है भारतीय लिपि। ये किन के द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने डॉक्टर श्रीनिवास चक्रवर्ती के नेतृत्व में भारतीय लिपि नामक एक लिपि स्क्रिप्ट बनाई है, जो कि उपरोक्त 9 भारतीय भाषाओं के लिए प्रयोग की जा सकती है। इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स भी आप कह सकते हो कि हाल ही में लगभग 2019 में था ये, IIT मद्रास ने बहुभाषी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR योजना के उपयोग करते हुए भारतीय स्क्रिप्ट में दस्तावेज पढ़ने की विधि भी विकसित की है OCR से। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम चेयरमैन वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बात करूं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की, वाइस चेयरमैन की, तो वो अरविंद पनगड़िया हैं, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले जो योजना आयोग था वो 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया था। और यहाँ पर नीति आयोग का स्थापना बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। नीति आयोग में इसमें नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो प्रथम, नीति से पहले मैंने कहा योजना प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के प्रथम डिप्टी चेयरमैन कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम डिप्टी चेयरमैन 2014 में मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया। और नीति आयोग में अभी मैं वर्तमान केस की बात करूं तो वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे चेयरपर्सन, और राजीव कुमार है वर्तमान में वाइस चेयरपर्सन। अमिताभ कांत हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह सकते हो एक बुक से रिलेटेड ही है। क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी। द लिमिट्स टू ग्रोथ जो क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट है ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान है। ये जो मॉडल है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो आपको इसमें पूछा था किस मॉडल पर आधारित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सही हो जाएगा PC महालनोबिस मॉडल पर। अन्य जो भी पंचवर्षीय योजना है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कौन से मॉडल पर है, तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो गाडगिल योजना हो जाएगी। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य गैप था, अवकाश था, वो 1966 से 1969 तक था। इसके मध्य कोई भी योजना नहीं थी। कारण क्या है कि उस समय एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध, और दूसरा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो काफ़ी असफल रही थी। उसकी विफलता के कारण इसके मध्य गैप आ गया, तो ये 1966 से 69 तक गैप है।
और फिर यहाँ पर मैं बात करूँ, बहुत बार पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और अब की बार एनटीपीसी में आया था गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था। तो ये 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका ड्राफ्ट है वो डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया, एग्जाम में आता रहता है ये सवाल भी। और छठी पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, या फिर कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग है, उसकी शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई है, तो छठी पंचवर्षीय योजना। आ जाए आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, ये सेम, और नाबार्ड बैंक की स्थापना भी इसके अंतर्गत हुई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, स्कीम रिलेटेड टू एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब किस योजना के तहत विमान यात्राओं को आम आदमियों के लिए शुल्क बनाया गया है। उड़ान योजना हो जाएगी, उड़े देश के आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत बहुत कम कीमत पर हवाई टिकटों को उपलब्ध कराया गया था, और शुभारंभ इस योजना की हुई है 27 अप्रैल 2017 को शिमला में हुई है शुभारंभ। और बात करूं यहाँ पर मैं इस योजना के तहत, तो 30 मिनट के यदि हेलीकॉप्टर से उड़ान है तो मिनिमम 2500 रुपये, या फिर 1 घंटे की विमान से जो उड़ान एरोप्लेन से रहेगी तो मिनिमम अधिकतम किराया यहाँ पर 2500 रुपये लगने वाला है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये रीजनिंग से सवाल है। इस वीडियो में टोटल 42 सवाल इंक्लूड हैं, जिसमें से 3 सवाल रीजनिंग के हैं, बाकी 39 आपकी जीके के हो जाएंगे। तो ये रीजनिंग से था। श्वेत क्रांति जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से है, तो पीली क्रांति है खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से। अन्य जो भी इम्पोर्टेंट क्रांति हो जाएगी उसके अंतर्गत हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत यहाँ पर आ गया। और धूसर क्रांति की बात करूँ तो ये एग्जाम आ चुका है एनटीपीसी में, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी हो जाएगी प्याज और झींगा मछली। काली क्रांति है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के, इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है काली क्रांति का। रजत क्रांति की बात करूँ तो अंडा उत्पादन, मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। सुनहरी गोल्डन जो रेवोल्यूशन है ये बागवानी उत्पादन में। गोल क्रांति है आलू की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 22, किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तो लेग्यूम क्रॉप हो जाएगी जिसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ जाती है। देखिए ये होता क्या है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो पौधे डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन है वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पड़ता है। स्थिरीकरण में क्या होता है, ये नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यौगिक में कन्वर्ट करने के लिए जो भी फली युक्त पौधे होंगे उसकी जड़ों में सहजीवी जीवाणु होता है, जो सबसे पहले वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है, उसको यौगिक यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो मिट्टी में चला जाता है। अब यौगिक के रूप में पौधे ग्रहण कर सकते हैं नाइट्रोजन को, तो पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण कर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये हो जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो स्पेशली लेग्यूम फली युक्त पौधे रहते हैं ये उसमें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ जाती है और इससे उनको पोषण मिलता है पौधों को। अगला सवाल देखिए, वारली चित्रकला किस राज्य से प्रचलित है, तो वारली जो चित्रकला है पेंटिंग है वो महाराष्ट्र की जनजाति वारली के द्वारा बनाई जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, मैं बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स का सवाल है। और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान, तो वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पूनिया हैं, उनका आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया, जो कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 6 मई 2019 को 2 बार के यूएस चैंपियन यानी दिया कोमहालिस से कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, और इस मुकाबले को ग्रेपल एट द गार्डन बीट द स्ट्रीट नाम दिया गया था। अगला सवाल देखिए, टिन और लेड का मिश्र धातु क्या कहलाता है, जो एलोई हो जाएगी टिन और लेड की वो सोल्डर कहलाती हैं। अन्य इंपॉर्टेंट जो भी एलोई हैं आप देख सकते हो, और जो मैं सोल्डर की बात करूं तो उसमें टिन कितना होता है 32%, और बाकी आपके लेड शीशा होता है 68%, और बाकी अन्य इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। कांसा है ब्रॉन्ज की एलोई ये हो जाएगी मिश्र धातु तांबा, और टिन की एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने परसेंटेज तांबा, तो ये भी आप याद में रखना कितने परसेंटेज इसका कंपोजिशन है। तांबा 90 है, टिन 10% है ब्रॉन्ज में। पीतल में तांबा 70 है, जस्ता 30 है। गन मेटल जर्मन सिल्वर बहुत बार पूछा जाता है, तांबा जर्मन सिल्वर में देखिए दोस्तों सिल्वर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन में दे दिया जाता है कौन सा नहीं है, तो तांबा जस्ता निकल है जर्मन सिल्वर में। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार। सवाल नंबर 26 है कि जब शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट किस में टूट जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। एक तरीके से अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपके एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट में देखिए, द लार्जेस्ट
आर्टरी हैं, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी हो जाएगा आपकी सबसे बड़ी धमनी। ये शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है और धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार आप कह सकते हो इसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के टिश्यू है वहाँ पर जाता है, शुद्ध रक्त है, ये बाएं नीले से प्रारंभ होती है। अगला सवाल देखिए, सरकार के द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर एक न्यूनतम कीमत का स्थापित करना। और बाद में स्टूडेंट ने मेरे को बताया, ये पूछा था कि सरकार के द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर एक अधिकतम कीमत का स्थापित करना। जो भी पूछा गया इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता देना। बाकी कमेंट करना प्रथम पारी के स्टूडेंट जो भी आज एग्जाम दिया है, एग्जैक्ट इसमें क्या पूछा गया था, न्यूनतम था या फिर अधिकतम था। अधिकतम की बात करें तो प्राइस सीलिंग हो जाती है जब किसी की वस्तु की कीमत है वो अधिकतम फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं ले सकते हैं जो भी दुकानदार हैं, वो प्राइस सीलिंग हो जाएगी। तो सरकार के द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर एक अधिकतम कीमत का स्थापित करना प्राइस सीलिंग कहलाती है और एक न्यूनतम कीमत का स्थापित करना है वो प्राइस फ्लोर कहलाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गई। आज अर्थशास्त्र से 3 से 4 सवाल पूछे गए। एक ये भी था, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? उधार को छोड़कर, जो ऋण वगैरह उसको छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, जीभ में स्वाद रिसेप्टर को क्या कहा जाता है? तो टेस्ट रिसेप्टर इन टंग, जीभ के अंदर स्वाद रिसेप्टर को कहा जाता है दोस्तों स्वाद कलिकाएं। इंग्लिश में बोले तो टेस्ट बर्ड्स या फिर इसे कहा जा सकता है गैस्ट्रेटरी सेल भी बोला जाता है। जो भी ऑप्शन में था तीनों में से आपको करेक्ट करना था। स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब शुरू की गई थी? मैं बहुत बार बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट में। स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में। कब हुई थी? 1793 में। किन्होंने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था कब की गई थी? 1820 में। किसने की थी? टॉमस मुनरो ने। इजारेदारी प्रथा है ये 1772 में। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। महलबाड़ी कृषि व्यवस्था 1822 में। किन्होंने? हॉल्ट मैकेंजी ने। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अर्ध शुष्क या कम वर्षा में बोई जाने वाली कौन सी फसल है जो पशुओं के लिए चारा और हमारे लिए अनाज उत्पादित करती हैं? तो कम वर्षा में जो बोई जाती है अशुष्क भागों में, ये बाजरा हो जाएगा। इससे चारा भी हो जाता है और आपका अनाज भी मिल जाता है, तो बाजरा करेक्ट हो जाएगा। फिर एक रीजनिंग में था कि किडनी के अध्ययन को उसमें रिलेट करके दिया गया था कि हार्ट का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी है, किडनी का है वो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। और एक स्टेप से था 2001, ये भी रीजनिंग से था 2001, 2002, 3, 4 में अलग कौन सा है? तो आप कह सकते हो ये लीप वर्ष हैं, बाकी सभी लीप वर्ष नहीं हैं। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 36, सबसे कम भूजल का उपयोग या दोहन किस राज्य में होता है? एग्जैक्ट क्या सवाल था? इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है। सबसे कम पूछा था या फिर ये पूछा था कि हाईएस्ट लेवल जो यूजेबल ग्राउंड वाटर का वो किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो भूजल है पीने योग्य यूजेबल है वो हरियाणा में है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है और बाकी ये ऑप्शन इसमें दिए गए थे। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो हरियाणा इसमें आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिए, एक वेटलैंड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछी थी, तो उसमें डेफिनेशन थी ऑप्शन में वेटलैंड एग्रीकल्चर भी था। एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन थी आप बता सकते हो? जिन भी कैंडिडेट का था, वेटलैंड तो जो आर्द्र भूमि रहती हैं जैसे कि जो नहर हो गई, खाड़ी हो गई, जो भी तालाब वगैरह हैं उनके पास की जो भूमि है उन पर कृषि की जाती है वो वेटलैंड एग्रीकल्चर कहलाती हैं। एक आपकी और ओड वन आउट का है रीजनिंग से, पीतल, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम में अलग कौन सा होगा? तो आप कह सकते हो चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये तो आपके धातु हैं, एलिमेंट है, तत्व हैं। और पीतल क्या है? मिश्र धातु हैं, एलॉय हैं, तो ये अलग हो जाएगी अपने आप में। खाद्य, वस्त्र और सिनेमा ग्राहक कौन सी कैटेगरी का उपभोक्ता है? इस प्रकार पूछा गया था कि जो फूड हैं, क्लॉथ्स हैं, ये कौन से कंज्यूमर किस प्रकार कहा जाता है? तो कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स, इसके ऑप्शन थे। आप कमेंट करके बता देना इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। फिर कंप्यूटर से आज जो सवाल पूछे गए, एक तो ये था कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा। और फिर एक कंप्यूटर का था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम हैविंग सिमिलर डाटा टाइप्स स्टोर्ड इन कंटिजियस मेमोरी लोकेशन है, तो ये एरे हो जाएगी। तो एरे की डेफिनेशन दी गई थी और सवाल पूछा था कंप्यूटर से। और एक सवाल इस प्रकार रीजनिंग से था कि तबला, ढोलक, सितार, मृदंगम में असंगत चुनिए, तो इसमें तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा अलग। जो सितार है तार युक्त वाले रहते हैं ना वाद्य यंत्र, तो ये अपने आप में एक अलग हो जाएगा। तत्वाद्य यंत्र में सितार है, एक तारा, वीणा, कमायचा ये रहते हैं। और फिर एक सवाल ये था
कि किस भारतीय ने संथाल विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की थी। तो आप कमेंट करके बताना इसमें क्या ऑप्शन थे और एग्जैक्ट आंसर जिन भी कैंडिडेट को मालूम है बता देना। तो टोटल यहाँ पर लगभग सारे जीके के सवाल कवर हो चुके हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए, इसके अकॉर्डिंग कितने करेक्ट हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं और सबके वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।